Dear student, today we will learn about anxiety disorder in this video. Anxiety disorder taken from मेंटल हेल्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और इसमें क्या होता है, इसको इसकी मैनेजमेंट ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं और इसके क्या साइन और सिम्टम होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, ये देखेंगे आज हम। ठीक है, तो देखिए एज़ पर योर डिमांड मैंने ये दोनों में बनाया है, हिंदी और इंग्लिश। तो जिसको भी जिस भी स्टूडेंट को इससे जिस भी लैंग्वेज में पसंद हो वो उसमें देख सकते हैं। फ़िलहाल तो हम अभी ये वाला पढ़ेंगे ऊपर वाला, तो वो उसी पे फोकस करें। लेकिन अगर बाद में अभी कभी आपको देखना पड़े या आपको डाउनलोड करना पड़े, नोट्स बनाना पड़े, तो उसके समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस वाले को भी उस पढ़ सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, तो चलिए, और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अब लाइक नहीं करते हैं तो लाइक तो कर दीजिए अभी से, नहीं तो आप भूल जाते हैं। और कुछ ना कुछ तो फ़ायदा आपका ज़रूर रहेगा। और इस चैनल में इसी तरीके के वीडियोज़ अपलोड की जाती, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि उनको भी उनके लिए उनको जो है अपना आप इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो भी इसमें वीडियो अपलोड की जाती हैं। इसमें इसी तरीके की वीडियो अपलोड होती हैं जिससे कि आपको आपके लिए जो भी वीडियोज़ हैं फ्रूटफुल रहेंगे। चाहे आप मेडिकल लाइन से हो या ना हो, तो नॉलेज तो मिलती ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एंजाइटी की डेफिनेशन क्या होती है, कि एक फीलिंग ऑफ वरी, नर्वसनेस एंड अनइजी अबाउट द समथिंग विद अनसर्टन आउटकम। यानी कि ये एक ऐसी फीलिंग है, ऐसी भावना है जिसमें क्या रहता है, वरी रहता है, यानी कि घबराहट, नर्वसनेस, चिंता, फिक्र बनी रहती है, बेचैनी बनी रहती है। किससे? अनसर्टन आउटकम, यानी कि कोई भी जो आउटकम आने वाला जो रिजल्ट है, उसका रिजल्ट जो होता है वो अनिश्चित है, उन्हें मालूम नहीं है कि क्या होगा। लेकिन उससे पहले ही उनको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा घबराहट होना। ये एंजाइटी डिसऑर्डर जो होती क्रॉनिक कंडीशन होती, जिसमें कि ये इसमें क्रॉनिक मतलब कुछ पुराने मतलब टाइम से इनको चली आ रही है ये प्रॉब्लम, जिसमें कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लेवल में और परसिस्टेंट मतलब रहने वाला अंदर बहुत टाइम तक, कि ऐसी फीलिंग जो मतलब जो कि जिसमें घबराहट हो, चिंता हो, है ना, जिसके वजह से क्या हो रहा है, फिजिकल सिम्टम भी होने लग जाते हैं, कि उसमें या तो उसको उसको घबराहट के साथ, चिंता के साथ उसको स्वेटिंग होने लगेगी, यानी कि पसीना आने लगेगा, तेज़ तेज़ धड़कनें चलने लगेंगी और फीलिंग ऑफ स्ट्रेस, घबराहट की फीलिंग भी रहेगी। अब इसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के, ये सारे हैं कि एक तो पैनिक डिसऑर्डर हो गया, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, जिसको शॉर्ट में गैट बोलते हैं, फोबिक डिसऑर्डर हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया जिसको कि ओसीडी बोलते हैं, और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। तो ये सारे डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे वन बाय वन। आज हम पढ़ते हैं, और तो मैंने तो कुछ तो इसमें डाले भी हैं शायद, जैसे कि फोबिक हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो गया, और पैनिक डिसऑर्डर शायद मैंने इन सबको अपने चैनल में डाला है, आप जाके प्लेलिस्ट में इसको सर्च कर सकते हैं। फ़िलहाल तो हम देखेंगे ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी टाइप ऑफ जो एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं वो आप देख लीजिए, जो मैंने अभी नाम लिए थे उनमें से उनके साथ क्या क्या होता है थोड़ा सा ओवरव्यू कर लीजिए। तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डर बना रहता है, अंदर टेंशन बना रहता है बिना किसी कारण के। अब कारण भी नहीं पता है लेकिन डर उसे है, और किस तरीके की चिंता, फिक्र, टेंशन हो रहा है वो उसे नहीं पता, मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा लेवल पे, लेकिन किसके वजह से हो रहा आप जब पूछोगे तो नहीं बता पाएंगे। तो ये हो गया जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है कि ये अचानक से होता है और ज़्यादा लेवल में होता है, घबराहट सी होने लगेगी, और जिसके साथ साथ क्या होता है उसको पैनिक अटैक भी आने लगेंगे, बॉडी में सिम्टम भी देखने को मिलेंगे। स्पेसिफिक फोबिया में क्या होता है कि कोई एक चीज़ से, कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, किसी चीज़ से उसको घबराहट होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चिंता होने लगेगी, बहुत ज़्यादा डर बैठ जाएगा किसी एक चीज़ से, एक सिचुएशन, एक कंडीशन, कुछ भी हो सकता है। फिर सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में वही होगा कि किसी लव वन से सेपरेट होने का उसको डर बना रहेगा, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा अटैच है और उसको लगेगा कि कहीं मुझसे दूर ना जाए, तो वो सोच सोच के ही उसके अंदर एंजाइटी होने लगेगी, चिंता, फिक्र, घबराहट। फिर उसके बाद है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया में क्या होता है कि उसको किसी प्लेस से डर लगने लगेगा कि मैं इस प्लेस में अब फंस गया हूँ या मैं फंस गई हूँ, अब मैं नहीं निकल सकती इससे, ठीक है। और फिर है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में, मतलब उसको सोसाइटी से डर, मैं कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, इस तरीके का उसको हर समय दिमाग में चलता रहता है। तो ये भी एक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें व्हाट इज़ द जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर
डिसऑर्डर क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, एक एंजाइटी डिसऑर्डर ही होता है, और इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा लेवल पे अनकंट्रोल, जिसको कि कंट्रोल से बाहर मतलब कंट्रोल से बाहर और ज़्यादा लेवल पे क्या बना रहेगा, इरिटेशन बना रहेगा, डर बना रहेगा अपने डेली लाइफ में, जिससे कि क्या होगा उसको जो एक्चुअल सोर्स होता है डर का वो भी पता नहीं रहेगा। ठीक है, उससे जैसे छोटी सी भी बात होगी जिसमें कि इतना डर और इतने चिंता नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको उसके लेवल से बाहर उसको चिंता फिक्र होने लगेगी। ठीक है, कोई रीज़न भी अगर ना हो चिंता करने लायक तो भी उसको चिंता बनी रहेगी। जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर जो होता है कॉमन क्रोनिक कैरेक्टर मतलब डिसऑर्डर होता है। ये सब हम अभी इंट्रो पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका इसका हम अभी इंट्रो पढ़ रहे हैं। ठीक, तो जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर एक क्रॉनिक पुरानी प्रॉब्लम होती है जो कि लंबे समय से चली आ रही है एंजाइटी, और लॉन्ग लास्टिंग रहती है, लंबे समय तक होती है, लंबे समय से। और इसमें क्या होता है कि कोई अपने कामों में, अपने सिचुएशन में फोकस नहीं कर पाता, वो इतनी ज़्यादा होती कि वो रोज़मर्रा के जो ये चीज़ें हैं, काम है, उसमें वो केंद्रित नहीं कर पाता अपने आप को। और इसमें क्या होता है एंजाइटी डिसऑर्डर में जो जो लोग इससे सफ़र कर रहे होते हैं, नॉन स्पेसिफिक परसिस्टेंट फियर एंड वरी, अब उनको क्या रहेगा कि कुछ पता नहीं है लेकिन उनके अंदर डर बना हुआ है। और ये जो होता है एवरीडे मैटर्स, जो रोज़ रोज़ की जो काम काज हम करते हैं उसमें भी इसका असर पड़ता है। और जो एंजाइटी जनरलाइज डिसऑर्डर होता है ये एक कॉमन टाइप की मतलब होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर का एक टाइप होता है जिसमें कि ओल्डर एज के यानी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो भी इससे उनको भी इसकी प्रॉब्लम होती है। जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है ये जो टोटल पॉपुलेशन होती है, मोस्ट कॉमन ये मेंटल डिसऑर्डर में ही माना जाता है। ये मेंटल डिसऑर्डर का एक प्रकार होता है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर उसी के अंदर आता है। और कम से कम जो टोटल पॉपुलेशन होती है अप टू द 20% ऑफ द अडल्ट आर अफेक्टेड बाय द एंजाइटी डिसऑर्डर ईच ईयर, मतलब कि हर साल जितने भी लोग एंजाइटी डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं टोटल पॉपुलेशन में से वो होते हैं कम से कम 20% या उससे भी ऊपर। ठीक है, और जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है ये क्या करता है, जिसको भी ये होता है वो प्रोड्यूस करता है, यानी कि क्या करता है, फियर यानी कि डर, चिंता और ये फीलिंग देता है, और वो अंदर बनी रहती है। ठीक है, हमारे अंदर वो बनी रहेगी जिसको भी ये वाली प्रॉब्लम होगी, और वो लॉन्ग स्ट्रॉन्ग इमोशन आने लगेंगे अंदर। ठीक है, जिसका कि कोई उसको पता नहीं रहता कि अब मुझे क्या करना है, क्या प्रतिक्रिया देनी है इस पर। इतनी एंजाइटी होगी कि उसको समझ में नहीं आएगा मुझे क्या करना है। ठीक है, तो जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है जो कि एक्सेसिव और परसिस्टेंट बना रहेगा और अनरियलिस्टिक होता है, यानी कि उसको पता नहीं रहता किस वजह से मुझे घबराहट हो रही, किस वजह से मैं डरा हुआ हूँ। और वो एवरीडे जो लाइफ होती है उसकी, एवरीडे की जो काम होते हैं उसमें भी वो उससे भी उसको घबराहट होने लगती है। दिस वरी कुड बी मल्टी, ये जो होता है, ये जो डर होता है ये मल्टीफोकल होता है, यानी कि हर क्षेत्र में हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे फाइनेंस की वजह से भी हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है। उसको इसका डर बना रहेगा कहीं मेरा पैसा कम ना हो जाए, मेरे फाइनेंस में नुकसान मतलब बिजनेस में नुकसान ना हो जाए, फैमिली में मेरी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है कि मुझे ये वाली प्रॉब्लम ना आ जाए, ये वाली बीमारी ना लग जाए, और कोई फ्यूचर में मुझे ये वाला ना हो जाए, ये प्रॉब्लम ना हो, इसके वजह से उसके अंदर से घबराहट बनी रहेगी। ठीक है, और ये जो होती है इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये एक्सेसिव लेवल में होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट। नॉर्मल तो सभी को होता है लेकिन ये नॉर्मल से ज़्यादा होता है, इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अकम्पनीड बाय मैनी नॉन स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल सिम्टम। तो इसके साथ साथ फिर क्या होता है, जब ये चीज़ें होने लगती है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इसको कंट्रोल करना, तो इसके साथ साथ कुछ साइकोलॉजिकली और फिजिकल सिम्टम आने लगते हैं, लक्षण। ठीक है, दिमागी तौर से भी और शारीरिक तौर के भी। तो इसको हम दो तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, दो तरीके से इसको हम बोल सकते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। एक तो होता है प्राइमरी गैड होता है और एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि ये अकर इज अर्ली इन लाइफ, यानी कि हमारे जो लाइफ की स्टार्टिंग जो अर्ली लाइफ होती है यानी कि बिफोर 30s में ये होगा, और विदाउट एनी रीज़न, मतलब विदाउट एनी डायग्नोज, मतलब कि विदाउट एनी अदर डायग्नोज। जैसे कि अब किसी को ये हो रहा है, ठीक है, प्राइमरी, तो उसको क्यों हो रहा है वो उसका रीज़न कुछ और होगा, कोई ऐसी बीमारी नहीं है, बीमारी उसके अंदर नहीं निकल रही है लेकिन उसको ये हो रहा है, तो ये होता है प्राइमरी एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, मतलब कोई अदर बीमारी के साथ की वजह से नहीं हो रहा है उसको, ये कोई ऐसे ही नॉर्मली जैसे होता है वही होता है, तो प्राइमरी एंजाइटी डिसऑर्डर। सेकेंडरी होता है कि इसमें क्या होगा कि उसको कुछ और अदर डिसऑर्डर भी प्रेजेंट हो रहे हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ साथ, तो वो हो गया सेकेंडरी एंजाइटी डिसऑर्डर, उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब एपिडेमियोलॉजी
साइकोलॉजी की बात करें तो ये जो होता है ज़्यादातर वुमन के होता है। वुमन जो होती है, वुमन आर 2 to 3 टाइम मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम गैट देन मैन। ठीक है, मैन से ज़्यादा वुमेन इसमें 2 से 3 टाइम ज़्यादा सफ़र करती हैं, मतलब ज़्यादा उनको वुमेन में देखा जाता है कुल मिला के। और ये किसी भी एज में हो सकता है। ऑनसेट इज़ वेरिएबल। पहले तो ये किसी भी एज में होने का मतलब है चाइल्डहुड से लेके लेटर अडल्टहुड तक किसी भी समय में ये हो सकता है। और ये इसकी जो मीडियन यानी कि जो औसतम एज जो रहती है ये अप्रॉक्सीमेटली 31 ईयर इसकी देखी जाती है। और ये अडल्टली पीपल यानी कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनमें भी देखने को ये मिलता है, कॉमन होता है उनमें। ठीक है, अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? जो मेन कॉज होता है हम नहीं बता सकते कि मेन कॉज क्या होता है, तो नॉट फुली नोन कि एंजाइटी डिसऑर्डर इसको है किस वजह से, ये तो नहीं बता पा, कभी कभी अननोन होता है। बट अ नंबर ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग, लेकिन कुछ नंबर हैं जिसको, कुछ फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ फैक्टर जिसको कि हम कह सकते हैं कि इसके वजह से ये होता है। जैसे कि जेनेटिक हो सकता है, ब्रेन केमिस्ट्री हो सकती है और एनवायरमेंटल स्टेटस स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, तो जेनेटिक में क्या होगा, फैमिली हिस्ट्री आती है जैसा कि आपको पता ही है। तो जो ये फैमिली हिस्ट्री है ये भी एक प्ले करती है पार्ट इज़ इंक्रीजिंग, मतलब ये जो होती है इंक्रीजिंग द लाइक्लीहुड दैट अ पर्सन विल डेवलप गैड, यानी कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में है, यानी कि पेरेंट्स को उसको ये वाली प्रॉब्लम है, स्ट्रेस वाली, ये जीएडी वाली, तो उनके फैमिली में उनके बच्चों को भी देखने को मिल सकती है। ये टेंडेंसी हो जाती है कि एक फैमिली एक पास होती जनरेशन टू जनरेशन फैमिली में। ठीक है, फिर है ब्रेन केमिस्ट्री। ब्रेन केमिस्ट्री में क्या होता है, एबनॉर्मल लेवल ऑफ सर्टन न्यूरोट्रांसमीटर हो जाते हैं, यानी कि हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, यानी कि या तो ज़्यादा हो जाएंगे या तो कम हो जाएंगे, उसकी वजह से भी ये वाली प्रॉब्लम आती है। अब ये जो होता है एबनॉर्मल लेवल ऑफ सर्टन न्यूरोट्रांसमीटर इज द ब्रेन में, उसके वजह से ये देखने को मिलती है। जो न्यूरोट्रांसमीटर वो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेशल केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जिनकी हेल्प से क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी को मिलती है, जो कि नर्व सेल टू नर्व सेल जाती है, वो कौन पहुंचाते हैं, यही स्पेशल केमिकल ट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमारे बॉडी में इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। ठीक है, यानी कि हमारे ब्रेन में, फिर ब्रेन क्या करेगा, उससे न्यूरोट्रांसमीटर्स को, उन मैसेंजर्स को समझ के हमारे बॉडी को एक्शन करने के लिए वो स्टिमुलेट करता है। जैसे कि ठंडे में हमको ये एहसास होता है कि ठंड का एहसास हो रहा है, अब हमें लगता है ये हमारे लिए ख़तरनाक है, ये मैसेज मिला कि ये चीज़ हमारे लिए डेंजरस है, तो हम वहाँ पे अपने को रोकते हैं, नहीं जाएंगे उसमें, या ये मतलब इस तरीके के मैसेज कि हमारी बॉडी को हम खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमारे को मैसेज दे रहे हैं हमारे ब्रेन में, अगर ये आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि कुछ ज़्यादा या कुछ कम हो जाते हैं, तो ये इनफ जो ब्रेन होता है उसको प्रॉपरली ब्रेन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते हैं, जितना ब्रेन को चाहिए था उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा, तो ब्रेन प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। और ये जो होता है ब्रेन को अल्टर्ड कर देते हैं, यानी कि ब्रेन हमारा जो मैसेज को क्या नहीं कर पाता, उसमें अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाता है ठीक से कि उसे क्या करना है। तो सटन सिचुएशन लीडिंग टू एंजाइटी, अब उसे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, तो ये सिचुएशन क्या करती है, उसको एंजाइटी की ओर को ले जाती है, क्योंकि वो अब नर्वस हो जाता है कि मुझे क्या करना है, तो चिंता फिक्र घबराहट बनी रहेगी, तो जिससे कि एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप हो जाएगा। तीसरा होता है एनवायरमेंटल फैक्टर, ये होता है एनवायरमेंट में रहने से, एनवायरमेंट के द्वारा जो मिलता है, जैसे कि ट्रॉमा हो सकता है, इसमें स्ट्रेसफुल इवेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रॉमा मतलब कोई इंसिडेंस ऐसा हो चुका जिसको कि वो भूल नहीं पा रहा है, ठीक है, उसको ऐसा मिला हुआ है, या फिर कुछ एक्सीडेंट हो चुका जिसका कि ब्रेन में इफेक्ट हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे स्ट्रेसफुल इवेंट्स हो सकते हैं जिसको कि वो दिमाग से नहीं निकल पा रहे हैं। और जिसमें कि आ जाता है अब्यूज़। अब्यूज़ का मतलब होता है कि मतलब जैसे किसी ने मिसबिहेव किया है, गाली गलौज करना या उसके संग बदतमीजी से बात करना या कुछ और तरीके से मिसबिहेव करना जिसको वो भूल नहीं पाता है, तो उसके अंदर स्ट्रेस बना रहेगा। और लव वन की डेथ अगर हो गई, यानी कि किसी से वो बहुत क्लोज है और उसकी डेथ हो जाए, या उसका कोई फैमिली में हस्बैंड वाइफ है उनका डिवोर्स हो जाए, या किसी की जॉब चली जाए या जॉब चेंज हो जाए, एक जॉब जो उसको बहुत पसंद थी अब दूसरी जॉब मिल जाए, तो वो सोचे मैं किसमें ऐसे कैसे एडजस्ट हो जाऊँ, वहाँ का माहौल कैसा होगा, मैं क्या कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो ये सारी भी सिचुएशन जो होती हैं। और कोई स्कूल, किसी बच्चों के स्कूल चेंज हो जाते हैं, एक स्कूल में उसका बहुत अटैचमेंट रहता है, कोई उसकी टीचर्स होती हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, अब उसको दूसरे स्कूल में डाल दो, तो वो एंजाइटी धीरे धीरे करके गैड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इससे क्या होगा, गैड कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि थोड़ी थोड़ी एंजाइटी जो होती है फिर बहुत ज़्यादा लेवल में बढ़ सकती है। ठीक है, अब देख लीजिए थोड़ा सा एमिगडाला देखते कि होता क्या है। एमिगडाला जो होता है ये कंट्रोल करता है हमारे जो भी इमोशन, एक्शन और मोटिवेशन होते हैं हमारे ब्रेन के द्वारा, जो भी हमारे ब्रेन में चलता है उन एक्शन को एमिगडाला कंट्रोल करता है। और ये क्या करता है, हमें सिग्नल देता है कि हम जो भी हमारे बॉडी में चल रहा है
तो हमें हमारे लिए वो खतरनाक है, या हमारे को जो सामने दिख रहा है वो हमको उसके संग फाइट करनी है या फ्लाइट करनी है, मतलब भागना है या उसके संग लड़ाई करनी है, फाइट करनी है या फ्लाइट होना है, वो रिस्पॉन्स कौन देता है? एमिगडाला देता है। तो जब ये एमिगडाला क्या करता है, ये एमिगडाला होता क्या है? ये एमिगडाला क्या होता है? ये हमारे बॉडी जो लिम्बिक सिस्टम होता है उसका एक पार्ट होता है, यानी कि ब्रेन का एक पार्ट होता है, जो क्या करता है हाइपोथैलेमस के साथ मिलके क्या करता है? वर्क करता है एवरीडे, उससे बहुत क्लोज रहता है हाइपोथैलेमस के, तो उसके साथ मिलके ये काम करता है। ठीक है, तो एमिगडाला क्या करता है? सारे जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको रिसीव करता है, कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। जैसे कि कुछ सेंसेस होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, कंट्रोल, और वो जो भी डर, फीलिंग, ये सारी जो भी जिस तरीके का भी इंफॉर्मेशन मिली है उसको हाइपोथैलेमस से उससे कंट्रोल करता है और उस पर एक्ट करता है। ठीक है, तो एमिगडाला क्या करता है? एमिगडाला के वजह से क्या होता है? बहुत सारी मेंटल डिसऑर्डर भी कॉज होते हैं अगर ये इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे कि एपिलेप्सी हो गया, पैनिक अटैक हो गया, एंजाइटी अटैक हो गया, ये भी इसी से होता है। तो मोस्ट ऑफ दीज इमोशन हैव सेंस एंड सिग्नल सेंड टू द एमिगडाला फ्रॉम द टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब से ही जो होता है वो एमिगडाला को क्या मिलते हैं? इस तरीके के बहुत सारे इमोशन सेंसेस मिलते हैं जिससे कि वो काम करता है। अब इसके सिम्टम क्या होते हैं? सिम्टम की बात करें, मतलब लक्षण, तो जो सिम्टम होते हैं वो हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं, फिजिकल सिम्टम देख सकते हैं और हम क्या देख सकते हैं? दूसरा साइकोलॉजिकल सिम्टम। ठीक है, तो जो फिजिकल सिम्टम होते हैं उसमें क्या होगा कि कार्डियोवास्कुलर, हम इसको सिम्टम के जो ये सिम्टम होते हैं इसको हम सिस्टम के हिसाब से भी देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे सिस्टम होते हैं ना उसके हिसाब से, कि कार्डियोवास्कुलर में क्या होगा, जैसे हार्ट से रिलेटेड क्या क्या परेशानी आएगी, टैकीकार्डिया होगा, यानी कि हृदय संबंधी जो भी परेशानियां होती हैं वो देखेंगे, कि तेज़ सीने में जो होती है दर्द होगा और जल्दी जल्दी धड़कन बढ़ेगी, और हार्ट बीट जो होती है उसकी कम होने लगेगी, पैल्पिटेशन होने लगेगा, यानी कि तेज़ धड़कन बढ़ने लगेगी, और उसकी जो होती है फेंटिंग होने लगेगा, उसको मतलब बेहोशी की फीलिंग आएगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब सांस से संबंधित परेशानियां भी उसको होने लगेगी। ठीक है, से उसको जैसे कि गहरी गहरी सांसें लेने लगेगा, घबराहट वाली, और उसको सांस लेने में कठिनाई होगी, और उसमें चोकिंग यानी कि फीलिंग भी होगी, घुटन वाली, और योनिंग हो सकती है, यानी कि बार बार जमाई जिसे बोलते हैं ना वो आनी होगी। ठीक है, और जो एलिमेंट्री जो सिम्टम होंगे उसमें वो ये वाले होंगे, जैसे कि बटरफ्लाई इन द स्टमक, यानी कि जो आहार से संबंधित, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम, जैसे कि स्टमक में इरिटेशन होना, जैसे कुछ हो रहा है, भरा भरापन लगना, डायरिया होना, डर के मारे किसी किसी को चिंता फिक्र में पेट खराब हो जाता है, मुंह सूखता है, निगलने में कठिनाई होती है, नौजिया होता है, मतलब मितली जैसे उल्टी आ जाएगी अभी, और डिस्पेसिया होगा उसको। ठीक है, अपच हो गया, डिस्पेप्सिया, उसको एब्डोमिनल में पेन होगा, और हेजिटेशन मतलब झिझक रहेगी कि मैं ये काम करूं कि नहीं करूं, इसमें ऐसा होगा, मतलब बहुत सारा टेंशन बना रहता है। जेनिटो यूरिनरी सिस्टम वाली प्रॉब्लम भी होगी, बार बार उसको ऐसा लगेगा मुझे टॉयलेट जाना है घबराहट की वजह से। सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो जाएगा, यानी कि इतना उसके अंदर टेंशन भरा है कि वो अपने लाइफ पार्टनर के संग भी ठीक से नहीं रह पाएगा, सेक्सुअली उसको कुछ प्रॉब्लम आने लगेगी, और हेजिटेशन भी उसको होने लगेगा। ठीक है, यानी कि अब जब वो सब हो रहा है तो शर्म वाली, संकोच वाली फीलिंग रहेगी कि पता नहीं ऐसा मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये वाली बात काम हो पाएगा कि नहीं, ये काम मैं कर पाऊंगा कि नहीं, इस तरीके का उसको टेंशन, एंजाइटी की वजह से। नर्वस सिस्टम में क्या होगा कि तनाव बना रहेगा, सर दर्द होगा उसको, और क्या होगा, उसको प्रॉब्लम आएगी, कहीं पे ठीक से बैठने उठने में भी लगेगा, ठीक से रह नहीं पाएगा, ब्लर विजन भी हो जाएगा, और ट्रीमर होगा, टिनीनस होगा, डायलिटेशन ऑफ डायलेट पीपल हो जाएगी, फैली हुई टाइप की। ठीक है, ये सब नर्वस सिस्टम से होता है। फिर और मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में उसको पेन होगा, दर्द जिसे बोलते हैं, दांत में किटकिटाहट सी होने लगेगी जिसे भींचना बोलते हैं, और ये जो होता है क्रॉनिक जग, यानी कि झटके जैसे भी लगने लगेंगे। दूसरा हो गया साइकोलॉजिकल सिम्टम। अब इसमें जो होता है ब्रेन से रिलेटेड जो होती है उसको परेशानियां होने लगेंगी, एक तो फिजिकली था और अब ब्रेन से रिलेटेड। उसमें क्या होगा, उसको मूड ख़राब रहेगा, एंशियस मूड हो जाएगा, चिंतित वाला, दिमाग परेशान रहेगा, और इनएबिलिटी टू रिलैक्स, यानी कि वो रिलैक्स नहीं हो पाना, उसमें उसको एकदम से रिलैक्स कहेंगे कि ठीक से बैठो, नहीं हो पाएगा रिलैक्स, चिंता फिक्र बनी रहेगी, रेस्टलेसनेस रहेगा, यानी कि बेचैनी महसूस होगी, और उसको क्या रहेगा, नींद नहीं आएगी, स्टार्टिंग में नींद की भी परेशानी रहेगी, और अनेबल टू कोप, यानी कि वो जो भी है कुछ भी प्रॉब्लम है उससे सामना करने में वो नहीं कर पाने में, मतलब सामना करने में असमर्थ रहेगा, और डीपर्सनलाइजेशन होगा, यानी कि अपने से भी उसको क्या रहेगा, पर्सनैलिटी में उसके चेंजेज आएगा, नाइट मेयर्स होंगे, बुरे सपने आएंगे उसको। ठीक है,
तो यही सारा इसमें रहेगा। ये इसके सिम्टम है जो कि अभी हमने देखे थे। अब इसके डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन क्या करेंगे, कैसे इसके पता लगाएंगे कि यही चीज़ है। तो इसमें क्या होगा, इसके लिए फिजिकल एग्जामिन करना पड़ेगा। फिजिकल एग्जामिन में उसकी एंजाइटी का लेवल देखना पड़ेगा कि लुक फॉर साइन ऑफ द उसकी एंजाइटी कितने लेवल तक उसकी एंजाइटी है और किस चीज़ से वो लिंक है, यानी कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है, मेडिकल कंडीशन। तो कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन तो नहीं है जैसे कि एपिलेप्सी वगैरह या कुछ और प्रॉब्लम जिसकी वजह से उसको एंजाइटी हो रही है। इस सब का पता लगाना पड़ेगा फिजिकल एग्जामिनेशन में। और उसको ब्लड और यूरिन के टेस्ट भी कुछ कराने पड़ेंगे, अदर टेस्ट, जिससे कि उसके कुछ मेडिकल टेस्ट से उसको पता चलेगा कि कुछ और अदर प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से उसको एंजाइटी हो रही है। और उससे कुछ डिटेल क्वेश्चन करने पड़ेंगे उसके मेडिकल हिस्ट्री के बारे में। कोई वो क्या उसने कोई मेडिकेशन खाई, किसी चीज़ का ट्रीटमेंट कराया, उसको किस तरीके के लक्षण आए इस मेडिकेशन से या इस बीमारी से, या कोई उसके ऑपरेशन हुआ, इस तरीके का उसका डिटेल क्वेश्चनिंग उसमें डालनी पड़ेगी उसके बात करने में। और कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चन भी उसको बताने पड़ेंगे टू हेल्प द डिटरमाइन डायग्नोज, जिससे कि उसके डायग्नोज करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है। फिर है DCM-5 क्राइटेरिया के अनुसार जो होता है जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर में ये सब चीज़ें होती हैं। ये DCM-5 एक क्राइटेरिया होता है जिसमें कि इसके देखा जाता है कि ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। एक्सेसिव एंजाइटी एंड वरी अबाउट द सेवरल इवेंट एंड एक्टिविटीज़ मोस्ट डेज ऑफ द वीक फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, यानी कि इसमें अगर किसी को 6 महीने तक का और भी किसी भी बहुत सारे इवेंट्स या कोई भी एक्टिविटीज़ वो करते हैं तो उसको क्या रहता है, बहुत दिनों तक, मतलब कुछ हफ्ते तक या कुछ दिनों तक का उसको एक्सेसिव लेवल में एंजाइटी और वरी हो रहे हैं, मैंने चिंता फिक्र उसको बनी हुई है। बहुत सारे कुछ भी इवेंट ऐसे आ रहे हैं, कुछ ऐसे इवेंट होते हैं स्पेशल जिसमें वो जाते हैं, अटेंड करते हैं, या कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको वो अटेंड करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा घबराहट और चिंता होने लगती है किसी का फेस करने में, कोई सिचुएशन में जाने में। तो वो उसके बहुत या तो हफ्ते तक बने रहते हैं या तो बहुत ज़्यादा दिनों तक बने रहते हैं, कम से कम 6 महीने तक ये प्रोसेस चलता है। तो हम उसको क्या करेंगे, ये जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है करके ये समझ जाएंगे कि इसको क्या है, GAD है। और उससे ये सब हिस्ट्री में पता चलेगा। डिफ़िकल्ट कंट्रोल, अब क्या होता है कि कुछ चिंता फिक्र घबराहट की जो फीलिंग होती है उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो वो भी GAD में आएगा। एंजाइटी और वरी जो होती है जिसके वजह से क्या होता है, सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, यानी कि कुछ उसको बहुत सारी परेशानियां होने लगती है और उसकी डेली लाइफ भी इंटरफेयर होती है। अब इंटरफेयर कैसे होती है कि वो ऑफिस जाना छोड़ देगा, मुझे ऑफिस में घबराहट होती है, मुझे ये काम नहीं हो पा रहा, मुझे उधर नहीं जाना पड़ रहा, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, इस तरीके का कुछ भी किसी भी सिचुएशन से जिसको कि वो अवॉइड करते, तो डेली लाइफ में भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर से। फिर एटलीस्ट 3 ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इन अडल्ट एंड 1 ऑफ द फॉलोइंग इन चिल्ड्रन। अब ये जो सिम्टम दिए हैं लक्षण, तो इसमें से कुछ जो एक तो जो होता बच्चों में होना चाहिए और कम से कम जो होते हैं इसमें से 3 तक का जो होते हैं वो बड़े लोगों में हो रहे हैं। तो वो हो गया GAD को, उसको हम समझ जाएंगे इसको GAD है। जैसे कि रेस्टलेसनेस, यानी कि उसको क्या होगा, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस, एक्साइटेड, किसी भी चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा है। ठीक है, कोई भी इवेंट में जाने से पहले उसे घबराहट हो रही है, किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले उसे घबराहट हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रहा, थोड़ा बहुत तो सबको होता है लेकिन इसको लेवल में हो रहा है, एक्सट्रीम लेवल में। तो एक ये सिम्टम हो गया। ठीक है, और उसको फटीग, थकान महसूस होती है, ट्रबल होता है कंसंट्रेशन करने में, यानी कि कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, उसमें कठिनाई हो रही है उसको किसी भी चीज़ में ध्यान लगाने में। ठीक है, इरिटेशन ऑफ मसल्स, इरिटेबिलिटी, मसल्स टेंशन भी हो रही है उसको, मसल्स में भी प्रॉब्लम आ रही है, टेंशन हो रहा है, तनाव रहता है, और स्लीप प्रॉब्लम, नींद भी नहीं आ रही है। तो इनमें से कोई भी 3 जो होते हैं बड़ों को और एक बच्चों को, तो भी हम समझेंगे कि इसको GAD है। ठीक है, और एंजाइटी दैट इजंट रिलेटेड टू अनदर मेंटल हेल्थ, और अब उसके एंजाइटी का लेवल जो होता है किसी दूसरे मेंटल हेल्थ से रिलेट नहीं कर रहा, यानी कि उसको कोई और अदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसको एंजाइटी हो रही है, तब भी हम उसको GAD में ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, जैसे कि पैनिक अटैक, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर उसको नहीं है, पैनिक अटैक नहीं है, सब्सटेंस अब्यूज़ नहीं हुआ है, मेडिकल कंडीशन नहीं है, फिर भी उसको एंजाइटी है, तो इसका मतलब उसको GAD वाली प्रॉब्लम है। ठीक, फिर एट द डायग्नोज ऑफ द जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू ICD-10, वो तो ICD-5 के अकॉर्डिंग था, अब ICD-10 के अकॉर्डिंग इसको किस तरीके से डायग्नोज करेंगे कि टेंशन, वरी एंड फियर, ये जो चिंता फिक्र वाली फीलिंग होती है ये उसके एवरीडे इवेंट है या फिर प्रॉब्लम फॉर द एटलीस्ट 6 मंथ, यानी कि 6 महीने तक किसी भी जो एवरीडे की जो लाइफ है, जो कि नॉर्मल लाइफ है या कोई और इवेंट है, उसमें उसको ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है 6 महीने तक का कंटिन्यूएशन में, उसको 6 महीने तक है अभी तक, अगर आपने हिस्ट्री में लिया तो भी वो GAD में ही
कंसीडर होगा। और इसके साथ साथ जो टेंशन, वरी और फियर यानी कि चिंता, फिक्र, घबराहट के साथ साथ उसको ये वाले सिम्टम भी कुछ ना कुछ देखने को मिलेंगे फॉलोइंग, जिसमें कि वेजिटेटिव मैनिफेस्टेशन। वेजिटेटिव मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है ऐसे वाले लक्षण जो कि हार्ट से रिलेटेड हो और डिस्फोरिस हो, यानी कि स्वेटिंग ज़्यादा आ रही है उसको, और ट्रीमर हो रहे हैं, ड्राई माउथ हो रहा है, मुंह सूख रहा है, जो अभी हमने आगे देखे थे, पेन में मतलब चेस्ट में पेन होना, एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट होना, तो ये वाले भी सिम्टम इसमें देखने को मिल रहे हैं, तो भी हम इसको करेंगे कि ये गैड ही है। इसके साथ साथ उसको मेंटल प्रॉब्लम भी हो रही है, जैसे कि ये हमने आगे भी देखा था कि उसको घबराहट होना, डिजीनेस होना, और मतलब और उसकी कंट्रोल से बाहर होना जो भी प्रॉब्लम है, और उसको मतलब मरने का भी डर लगना, ये मेंटल सिम्टम भी उसको होंगे। जनरल सिम्टम में उसको हॉट एंड कोल्ड का यानी कि ठंडा गर्म महसूस होगा, एबनॉर्मल सेंसेशन फील होगा, ठीक है। और सिम्टम ऑफ टेंशन वाले भी होंगे उसको, जैसे कि उसको लगेगा कि मतलब कि उसकी जो मसल्स हैं वो ऐंठी जा रही है, ऐंठन हो रही है, और उसके बॉडी में क्या हो रहा है, कोई ना कोई फॉरेन बॉडी चली गई है उसका, जैसे कि थ्रोट में कुछ फंसा फंसा सा लग रहा, तो सांस सही से नहीं आ रही है, तो ये वाले सिम्टम भी हो सकते हैं उसको। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है लेक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि किसी चीज़ में वो क्या हो रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, इरिटेबिलिटी हो रही है, यानी कि चिड़चिड़ाहट होना, डिफ़िकल्ट हो रहा उसको सोने वोने में भी, नींद में भी, तो ये सारी चीज़ें जो होती गैड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि इसको गैड वाली प्रॉब्लम है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट और ड्रग की बात करें तो इसके जो ट्रीटमेंट में मेन 2 ट्रीटमेंट इसके लिए होते हैं, मेन जो 2 ट्रीटमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं गैड के लिए, जिस एक तो हो गया साइकोथेरेपी और मेडिकेशन, ठीक है। कुछ थेरेपीज़ होती हैं और कुछ मेडिकेशन के से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो पेशेंट में बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ 2, अगर इन दोनों को साथ में मिला के ले तो पेशेंट को ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। इट में टेक सम ट्रायल एंड एरर टू डिस्कवर विच ट्रीटमेंट वर्क बेस्ट फॉर पेशेंट। अब पेशेंट के लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है और या दोनों ही बेस्ट हैं, इसको करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रायल एरर भी पहले पहले होते हैं, ठीक है। तो मेडिकेशन में क्या कौन कौन सी आती है, बेंजोडाइजापाइन आएगी, बसपीरॉन होगा, एल्पिडम होगा, तो और ट्राईसाइक्लिन ड्रग होगी, बीटा एनर्जिक ड्रग एंटीजन होगा, जो कि ये वाली इस तरीके की ड्रग लेके भी मतलब उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर एज एडवाइस बाय डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर ही इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर के बिना इसको नहीं लेना होता है। फिर है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में कुछ थेरेपीज़ होती हैं जिसको लेने से आराम मिलता है, जैसे कि ऑल्सो नॉन टॉक थेरेपी और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। अब इसमें इसको जो साइकोथेरेपी होती है इसको टॉक थेरेपी भी बोलते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी बोलते हैं। साइकोथेरेपी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, वर्किंग विद द थेरेपिस्ट, यानी कि इसमें क्या होता है, अपनी एनजाइटी जो सिम्टम होते हैं, एनजाइटी वाले जो लक्षण होते हैं, चिंता, फिक्र, जो भी घबराहट है, उन लक्षणों को कम करने के लिए थेरेपिस्ट के संग काम करना पड़ता है, यानी कि डॉक्टर के परमिशन में रहना पड़ता है, डॉक्टर की सलाह से काम करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इट कैन बी इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ये कैसा हो सकता है, अगर डॉक्टर की सलाह में जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट किया जाएगा तो ये इफेक्टिव हो सकता है, ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियर जो थेरेपी होती है, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ द साइकोथेरेपी। तो ये जो सीबीटी भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, तो ये बहुत मोस्ट थेरेपीज़ में मोस्ट मतलब इफेक्टिव थेरेपी हो सकती है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और जनरली आ शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, ये जो होती है शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फोकस ऑन द टीचिंग। अब ये जो कॉग्निटिव थेरेपी होती है शॉर्ट टर्म होती है, थोड़े समय के लिए होती है, और ये क्या करती है, फोकस ऑन द टीचिंग योर स्पेसिफिक स्किल। अब ये क्या करेगी, आपके पास जो भी स्पेसिफिक स्किल होती है उसके लिए उसको टीच करेगी टू ग्रेजुअली रिटर्न टू एक्टिविटीज़, ताकि आप धीरे धीरे से अपनी उसी एक्टिविटी में रिटर्न हो पाएँ जिससे भी आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है और जिसको कि आप क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एंजाइटी, क्योंकि आपको एंजाइटी हो रही है उस काम करने से, उस काम को करने से, तो आपको क्या करेगी वो धीरे धीरे उसमें क्या करना है, आपको उस एक्टिविटी को करवाने के लिए आपको प्रेरित करेगी, यानी कि टीचिंग करेगी, काउंसलिंग करेगी। कौन किसमें, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में, ठीक है। थ्रू दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, योर सिम्टम इंप्रूव, आपके सिम्टम क्या होते हैं, जो लक्षण होते हैं घबराहट वाले, वो सब थोड़े थोड़े इंप्रूव हो जाते हैं और धीरे धीरे फिर ये कंट्रोल में रहने लगते हैं। एज बिल्ड योर इनिशियल सक्सेस, धीरे धीरे फिर ये इसमें कंट्रोल करने में सक्सेस मिल जाएगी। और बिहेवियर थेरेपी क्या होती है, ये भी क्या होती है, एक थेरेपी होती है साइकोलॉजिकली, ये डिक्रीज द फिजिकल सिम्टम ऑफ एंजाइटी, जो एंजाइटी के फिजिकल सिम्टम आ रहे थे उसको कम करने में बिहेवियर थेरेपी हेल्प करेगी। इसमें पेशेंट को टीच किया जाएगा कि वो हाउ टू बिकम अवेयर ऑफ एंड कॉन्शियस कंट्रोल वेरियस बॉडी फंक्शन। इसमें पेशेंट को टीच किया जाएगा कि वो
अपने जो बॉडी फंक्शन होते हैं उसको किस तरीके से कंट्रोल में रखे, जो भी जिसमें कि ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेशन रेट हो गई, स्किन टेम्परेचर हो गया और पर्सपिरेशन की जो प्रॉब्लम है, इन सबको कैसे वो नॉर्मल रख सकता है, क्या क्या उसको करना पड़ेगा, इसमें ये वाली टेक्निक उसको दिया जाता है टीचिंग। ठीक है, फिर रिलैक्सेशन टेक्निक में क्या जो होती है वो होती है जैप्सन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक इसके अंदर आएगी, जिसमें कि योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड सेल्फ योगा, सेल्फ हिप्नोसिस, ये वाली टेक्निक इसमें आती है, जिससे कि पेशेंट को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है और इन प्रॉब्लम से दूर किया जाता है। अब देखिए लास्ट में हम नर्सिंग मैनेजमेंट भी आप लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में आता है, तो इसमें सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट में पेशेंट को असेसमेंट शुड फोकस, अब इसमें क्या होता है, असेसमेंट शुड फोकस ऑन कलेक्शन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड सोशल डेटा। अब नर्सिस को क्या करना होता है, डेटा लेना होता है, तो उसमें वो उसको क्या लेना चाहिए, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल डेटा उसका लेना चाहिए, उस पर उसको फोकस करना चाहिए कि कौन से उससे उसको प्रॉब्लम आती है, तब उसको पता चल जाएगा जब वो सारा डेटा लेगी तो। ठीक है, तो नर्सेज शुड बी पार्टिकुलरली अवेयर, जो ये नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं वो क्या रहते हैं, अवेयर रहते हैं, उनको अवेयर रहना चाहिए कि कौन से ऐसे फैक्ट होते हैं ऑफ द फैक्ट दैट मेजर फिजिकल सिम्टम, जो कि उनको मेजर उनके बॉडी में सिम्टम देखने को मिलते हैं, कौन से ऐसे चीज़ों से, कौन से ऐसे सिचुएशन से। ठीक है, तो ये जो कि उनकी जो ऑटोनोमस नर्वस जो सिस्टम होता है वो स्टिमुलेट होता है, तो नर्सेस को ये आना चाहिए कि इस तरीके के किस तरीके से उसको किस प्रॉब्लम से उसको मेजर सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। स्पेसिफिक सिम्टम शुड बी नोटेड, और अगर ऐसे कुछ स्पेसिफिक सिम्टम हो रहे हैं, उसने बताया कि उसको अगर वो ऐसा करते हैं तो उसके संग ऐसा होता है, तो नर्सेस को समझ जाना चाहिए। तो जो नर्सिंग ऑफिसर होते हैं उनको इसको नोट करना होता है, नोट करना चाहिए कि इन सिचुएशंस को, सिम्टम को, और अलोंग विद द स्टेटमेंट मेड बाय द पेशेंट, और पेशेंट का स्टेटमेंट भी उनके साथ नोट करना चाहिए कि वो जो सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस है, उसकी जो अपनी परेशानी है उसको भी उसको नोट करना चाहिए। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में जो होता है, सबसे पहले पैनिक एंजाइटी आप लिख सकते हैं, पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक एंजाइटी रिलेटेड टू रियल और परसीव्ड थ्रेट टू biological integrity of self control are evidenced by the various physical and psychological manifestation। ठीक है, तो पैनिक अटैक, पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, सबसे पहले पैनिक अटैक, पैनिक एंजाइटी आप लिख सकते हैं, जो कि रिलेटेड टू, किससे रिलेट कर रहा है वो, उसके फिजिकल सिम्टम, आप कुछ भी इनमें से कोई एक भी डाल सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल इंटीग्रिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट, जो कि एविडेंस बाय, अब एविडेंस क्या मिला आपको, फिजिकल सिम्टम और साइकोलॉजिकल सिम्टम, जब आपने उससे बात करी तो आपको ऐसा मिला। ठीक है, तो ये एक पैनिक अटैक एंजाइटी बन सकती है। ठीक है, और दूसरा होता है ये, इसमें इंटरवेंशन भी दिए गए हैं और रैशनल भी दिए गए हैं। अभी ज़्यादा देखूंगी, समझाऊंगी, लंबा वीडियो बन रहा है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगी। अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहेंगे केवल नर्सिंग डायग्नोस एनसीपी आपको समझा दी जाए तो मैं इसकी एनसीपी अलग से आपको समझा दूंगी, लेकिन जब आप कमेंट में बोलेंगे या पूछेंगे तो। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो रहा। अब देखिए नर्सिंग डायग्नोसिस सेकेंड है कि पावरलेसनेस। अब पावरलेसनेस रिलेटेड टू द इम्पेयर्ड कॉग्निशन। अब आपने पावरलेस क्यों बनाया, क्योंकि उसका जो कॉग्निशन फंक्शन है, कॉग्निटिव फंक्शन है, वो इम्पेयर्ड हो गया, सोच नहीं समझ पा रहा, उसको कंट्रोल में नहीं कर पा रहा है ना। तो एविडेंस कैसे मिला, एविडेंस बाय द वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल ओवर लाइफ सिचुएशन एंड नॉन पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू ऑन केयर ऑफ सिग्निफिकेंट लाइफ इश्यूज। तो आपको एविडेंस कैसे मिला, उससे बात करके, उसके कंट्रोल में नहीं है कोई भी सिचुएशन, आपने उससे बात करी, आपने उसके एक्सप्रेशन को देखा कि उसका जो सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं है और वो कोई डिसीजन मेकिंग भी नहीं कर पा रहा है, किसी चीज़ में वो अच्छे से बात नहीं कर पा रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो इससे आपको समझ में आया कि इसकी जो एनर्जी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो ये नहीं कर पा रहा है। तो ठीक है, ये दूसरा हो जाएगा। तो इसके भी मैंने नर्सिंग इंटरवेंशन और रैशनल यहाँ पे डाले हैं। ठीक है, और पेशेंट की एजुकेशन लास्ट में आप देंगे कि पेशेंट की जो है क्या एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको इंस्ट्रक्ट करना होता है, मेडिकेशन ट्रीटमेंट जो भी उसका चल रहा है, जो भी लाइफ स्टाइल चेंज करने की थेरेपी ले रहा है उसको कंटिन्यू करे, उसको लेने के लिए बोलना चाहिए। और गिव पेशेंट टू फैमिली फॉलो अप केयर, उसको जो होता है उस पेशेंट को और उसकी फैमिली को फॉलो अप केयर कंटिन्यूएशन में लेनी चाहिए, ताकि जो भी क्राइसिस है उसका मैनेजमेंट हो सके, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन उसको मिल सके, कैसे उसको मैनेज करना होता है। पेशेंट एजुकेशन टू लर्न वे टू कोप
विथ एंजाइटी एंड स्ट्रेस, और एंजाइटी और स्ट्रेस को कैसे कोप अप करना है, उससे कैसे उसको उससे मतलब छुटकारा लेना है, उसको कैसे उससे डील करनी है, ये एजुकेशन पेशेंट को देनी चाहिए और इनकरेज करना चाहिए उसको ग्रुप का सपोर्ट ग्रुप और स्ट्रेस मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए। तो थैंक यू गाइज, इसमें कुछ क्वेश्चन भी डले हैं, जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो गुड बाय, टेक केयर। तो चलते हैं लास्ट